सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सप्तधारा से विकसित भारत की विकास यात्रा को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को कल संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत को लेकर सप्तधारा की बात की है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद जी। केवी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। धन्यवाद हर्ष जी। आज हम बात कर रहे हैं सप्तधारा के बारे में। तो क्या है ये सप्तधारा, जिसमें बात कही गई है मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी और 7वां है सॉफ्ट पावर। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हर्ष जी, जैसे हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जब भी भाषण देते हैं लाल किले के प्राचीन, तो उनकी सरकार की जो उपलब्धियां रही है उसके ऊपर तो जरूर प्रकाश डालते ही है, और साथ ही साथ ये बताते हैं कि आगे चल के किस तरह से देश का चलन होगा, हमारे जो पूरा ढांचा किस तरह आगे बढ़े। और क्योंकि 1947 के 100 साल पूरे हुए हैं, यानी कि 2043 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के उभरना, इस लक्ष्य को साधा हुआ है। तो उसके तहत जो सप्तधारा विकास है वो एक 7 सूत्रीय विजन है, जो कि भारत की भविष्य की तरक्की के मुख्य आधार हो, चाहे वो उत्पादक हो, कृषि हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर, इन पे केंद्रित है। इस रूपरेखा का उद्देश्य भारत को आर्थिक और रणनीतिक क्षमताओं के मजबूत करना है और विकसित भारत की ओर, जैसे कहा, कि देश की यात्रा को एक तीव्र गति प्रदान करना है। और ये 7 धाराएं, मुझे लगता है कि अगर पूरी गति से चलनी शुरू कर दें, काफी इसमें से आगे प्रगति हो चुकी है, हो रही है लगातार, तो इसका जो फोर्स आएगा, जो बल मिलेगा देश के विकास के लिए, वो सप्तधारा से सहस्त्रधारा का बल मिल सकता है। जी अभी जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो 7 बिंदु है या 7 रूपरेखा जो खींची है इन 7 धाराओं का, इन पे कार्य शुरू हो गया है, चल रहा है, अलग अलग गति है सब में। तो ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू होगा। ये कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं और इसमें एक तरह से सम्मिलित तौर से, जैसे अगर आप जानते हैं कि भारत सरकार पिछले 10-12 साल से कहती है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि पूरी सरकार एक तरह से काम करे, ना कि हर विभाग अलग काम करे। प्रधानमंत्री जी ने जो पहली धारा की बात कही वो मैन्युफैक्चरिंग पावर की है। मैन्युफैक्चरिंग पावर ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ढले, कंपोनेंट डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पूरी जो वैल्यू चेन है वो भारत में ही हो और दुनिया भारत के पास आए। आप इसे कैसे देखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादकता, जैसे हम जानते हैं कि भारत में पिछले कई दशकों से इस रहा है फोकस, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का जितना होना चाहिए प्रभार वो नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सर्विसेज सेक्टर 50 से 55% जीडीपी को कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद कृषि भी है करीब 17-18% और बाकी मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो ये हम चाहते हैं कि इस पे ज्यादा हो, क्योंकि जब तक किसी भी राष्ट्र के पास मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादक बनाने की क्षमता ना हो तो उसकी गति में, खासकर उनकी जो अर्थव्यवस्था पे, वो गति धीमी हो जाती है। और इस पे कई सालों से काम हो रहा है। इसके साथ साथ दो बहुत जरूरी है, जो प्रधानमंत्री ने भी बार बार कल भी कहा और पहले भी कहे, एक तो गुणवत्ता, और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करने हो, ताकि आप देखें कि हम विश्व में, जब विश्व पटल पे आप अपने साजो सामान रखते हैं तो आप द बेस्ट के साथ और जीरो डिफेक्ट के साथ कम्पीट करें, ताकि लोग कहें कि ये प्रोडक्ट आपने ले रहा है तो भारत जाइए। तो इस तरह के वैश्विक मानकों में आप पूरी तरह से उतरे। इसमें लागत की प्रतिस्पर्धा है। अगर आप देखें 2014 में कच्चे माल और पूर्जे के लिए आयात पर ज्यादा निर्भरता के कारण लगातार ज्यादा थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिखरी हुई थी और बड़े पैमाने में उत्पादन के फायदा यानी इकोनॉमी खेल सीमित थी। इसको बदल के 26 में जब मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम जैसे नीतिगत सुधार किए तो आयात पर निर्भरता कम हुई, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन ने उत्पादन की लागत कम की। तो इस पैमाने पे जिसे कहते हैं कि काम हो रहा है। जब रक्षा की ओर जाएं तो रक्षा कॉरिडोर की बात हुई है, मैन्युफैक्चरिंग बेस हम बना रहे हैं, और जैसे मैंने कहा जो गुणवत्ता मानक है इस पे भी काफी दिया जा रहा है। आज जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ ISO सर्टिफाइड चीजें, प्लांट लगे, क्योंकि वैश्विक अगर आप प्रतिस्पर्धा में उतरे तो आपका उत्पाद उस गुणवत्ता के साथ हो ताकि कोई बाधा ना है। तो ये सब कुछ चीजें हैं।
जैसे उदाहरण के लिए अगर हम चले तो फार्मा इंडस्ट्री एक है जो कि पिछले कई सालों से सिर्फ जेनरिक दवाइयों पे दबदबा था, लेकिन अब वो बायोटेक की ओर अग्रसर है। दूसरी धारा की बात करें केवी प्रसाद जी, तो वो है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। इसमें पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने की बात कही गई है। क्या है ये, पूरा विस्तार से बताएं। हम सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब जो है सिर्फ कृषि के साथ जो वैल्यू एडेड जिसे कहते हैं कि कृषि की पैदावार के, तो एक तो उसके अंदर जो गुणवत्ता के अलावा उसके अंदर जो कार्य हो रहा है वो नई विधि से हो, तो उत्पादक और खाद्य सुरक्षा। हमारे यहाँ ठीक है, आज अनाज का इतना उत्पादन है, कोई 357 मिलियन टन का हो गया है, गेहूं के उत्पादन बढ़ा है, तिलहन के उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें, बागवानी का उत्पादन बढ़ा है, पशुपालन और मत्स्य पालन पे डेयरी क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। इसके बावजूद हमने देखा है कि आजकल विश्व में एक नई चीज है कि जलवायु के अनुकूल क्षमता, पोषण के लिए जैसे हमने मोटा अन्न का जो बदलाव दिखाया, बढ़ावा दिया सरकार ने, वो भी एक पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक खाद्य पद्धति और पदार्थों का उसमें मिश्रण थोड़ा बदला है ताकि लोगों का अन्न के ऊपर ध्यान जाए। इस तरह कई चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यूएशन जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ग्रामीण का आय बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ोतरी चाहते हैं तो ये एक है कोल्ड चेन होना, मेगा फूड पार्क करना, एग्रो प्रोसेसिंग, ये सब चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ इसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे मैंने कहा जलवायु संबंधी जोखिम है, छोटे किसानों का बिखराव है, फूड प्रोसेसिंग की कमी है, तो ये सब चीजें, और कोल्ड चेन जिसे कहते हैं कि ताकि आपके पास ठंडी जगह हो जहाँ पे आपका जो पदार्थ है वो आप रख लें, खासकर फल और सब्जियां, और तो जो है ज्यादा दिन के बाद आप उसका प्रयोग भी ला सकते हैं। हर्ष जी बिल्कुल, और साथ ही ये सब जब हम करने लगेंगे तो ग्लोबल मार्केट तक भारत की जो पहुंच है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। तीसरी धारा जिसकी बात कही गई है वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। हमने पहले ही देखा कि पूरी दुनिया किस तरीके से मुरीद हो चुकी है भारत के यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता की, और भारत से बहुत कुछ सीख रही है। अब जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीसरी धारा के रूप में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमें इसे कैसे लेना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? हम सबको ज्ञात है कि इसी साल के शुरुआत में भारत में एआई मिशन जो 2025 में लॉन्च हुआ था, एक बहुत बड़ा कृत्रिम इंटेलिजेंस का हमने यहाँ पे बहुत बड़ा सर्विस समिट किया था, तमाम सारे विशेषज्ञ आए थे, और ये ऐसा युग है पूरी दुनिया जूझ रही है इससे, एआई के ऊपर एक प्रतिस्पर्धा है, विश्व के बड़े राष्ट्र इसमें अग्रसर है। तो भारत के पास सब जानते हैं एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा पूल है और भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दुनिया में उनका लोहा मानते हैं। तो ऐसे में भारत भी चाहता है कि देश में ही इसका विकास हो। सिर्फ एआई तो एक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका आपने विशेष उल्लेख किया है, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी जगह काफी राष्ट्रों के साथ बात हुई है कि वहाँ के राष्ट्रों के साथ आपके पेमेंट यूपीआई के जरिए हो रही है। लेकिन साथ ही साथ जो साइंस में जो होता है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये भारत का एक बहुत ही जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है विश्व में, और इसके ऊपर भी लगातार काम हो रहा है ताकि पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पब्लिकेशन आए इन चीजों में। और हमारे जो डॉक्टरेट है, जो ग्रेजुएट है, ऑलरेडी हमारे पास सबसे बड़ा साइंटिफिक पूल माना जाता है। और एक खास विशेष ध्यान इस पे दिया जा रहा है कि पेटेंट और इनोवेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि पेटेंट जिसके पास है, अमेरिका का लोग मानते हैं लोहा या चीन का मानते हैं तीन, क्यों उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी तेज से विकास किया है और उसमें पेटेंट लेके वो उसी पे टेक्नोलॉजी पे ही वो उनका अर्थव्यवस्था पर मजबूत कर रहे हैं। तो भारत जब अपने आप को प्रतिस्पर्धा में ला रहा है और 2047 का लक्ष्य रखा है कि आप एक विकासशील राष्ट्र हो, तो ये सारे चीज उसकी तरफ कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्ष जी चौथी धारा जो है वो है गति शक्ति। हमने पहले भी देखा है कि देश में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड रेल, हाईवे, जलमार्ग सबको पिछले 10-12 वर्षों में काफी मजबूती प्रदान की गई है। जो रास्ते हम पहले 12-12 घंटे में, 14 घंटे में तय करते थे, अब वो रास्ते महज 3-4 घंटों में हम तय कर पा रहे हैं। गति शक्ति देश को कैसे और आगे बढ़ाएगा? हर जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जैसे सड़क है, आपके एयरपोर्ट है, आपके रेलवेज है, आपके जल मार्ग से जो व्यवस्था है, इसमें भी काफी है, क्योंकि जब आपके पास जल प्रबंधन और जल मार्ग और सी पोर्ट्स आपके अच्छे हों तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो टर्न अराउंड टाइम है वो जल्दी होगा। और जिस तरह से इन बंदरगाहों का विकास हो रहा है, इसकी वजह यही है कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करना चाह रहे हैं, आप आयात और निर्यात में, आप विश्व के जो बड़े बड़े जो सी पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह है, उसमें देखिए, उसमें टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, यानी कि माल लदा हुआ जहाज आया, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसमें से सामान उतारा, फिर सामान चढ़ाया और चल देते, क्योंकि वक्त इतना कम देते हैं। तो गति जो है इसी से मिलेगी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं का तेजी करें। आपने फैक्ट्री तो लगा ली एक छोटे कस्बे में या गांव में, लेकिन अपना सामान जब तैयार किया, अगर उसको
एक्सपोर्ट के लिए आप नहीं बेच पाए और ज्यादा वक्त लगे तो उसमें नुकसान सबका होगा। ये इस चीजों को बहुत जरूरी है, इस पे जोर देना, और ये इसी पे ज्यादा फोकस है हर्ष जी। बिल्कुल। और बंदरगाहों की बात आपने की, प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि बंदरगाहों को केवल माल उतारने और चढ़ाने की जगह न माना जाए, बल्कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट के रूप में विकसित करना भी इसका बहुत प्रमुख उद्देश्य है, जिस दिशा में हम आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। 5वीं जो है धारा वो है रक्षा शक्ति। हमने देखा प्रसाद साहब की रक्षा के क्षेत्र में भारत ने पिछले 12 वर्षों में कितनी तरक्की की। पहले हम पूरी तरीके से आयात करते थे रक्षा से संबंधित उपकरण, अब ना सिर्फ वो आयात कम हुआ है बल्कि अब कई देशों को तो भारत निर्यात करने लगा है। क्या कहते हैं आप? जी हर्ष जी, अगर आपको मैं एक आंकड़ा दूं, 2014-15 में हमारा जो है स्वदेशी प्रोडक्शन है वो करीब 46,000 करोड़ था। वो 2025-26 में 1,78,00,000 करोड़ हो गया है। तो ये दिखाता है जो मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है, आत्मनिर्भर भारत की सफलता दिखाता है, जिसमें आपने कहा एक्सपोर्ट्स की बात की, इसमें भी उछाल आया है। डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में कोई 686 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर यानी 2025-26 में 38,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया और 80 से ज्यादा देशों तक हमारा ये सामान बाहर जाता है। तो भारत एक जिसे कहते हैं मिसाइल हो, रडार हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, नेवल सिस्टम हो, इस तरह की चीजों का अब हम आगे भेज रहे हैं। और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी है। इसका भी एक आंकड़ा दें जिसमें इस साल 2026-27 में करीब 30,000 करोड़ आवंटित किया गया है और 25% हिस्सा स्टार्टअप को दे रहे हैं, ताकि नए लोग इसमें आईडेक्स का एक प्रोग्राम जो भारत सरकार ने चलाया जिसमें स्टार्टअप्स शामिल हैं, ये इनोवेशन हो और इसमें तेजी पहुंचे। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर करीब 74,000 करोड़ का निवेश आया है। तो ये सब चीज दिखाता है कि एक तरह से हम, जैसे आपने शुरुआत में कही, निर्भर थे बहुत ज्यादा। आज भी भारत जो है काफी साजो सामान खरीदता है, विशेषकर रक्षा के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरा रास्ता भी खोल रहे हैं। जैसे मैंने आंकड़ा भी आपको दिखाया कि हम इस में मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, और अब जो लेटेस्ट चल रहा है इसके ऊपर खबर 2 दिन पहले भी आई है कि जो हम एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को लेकर जो इंजन तैयार होने, वो भारत में ही तैयार करने की एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। और जो छठी धारा है वो ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, इसमें अब तक हमने क्या प्रगति की है और आगे हमें क्या करना चाहिए? ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो सबसे बड़ा है नेशनल सोलर मिशन, और साथ ही साथ भारत और फ्रांस ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर एक परिकल्पना कल्पनी, जिसमें करीब 70 से 80 ज्यादा देश इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो इक्वेटर है उसके आसपास इतने रेडियस तक जो राष्ट्र हैं। और भारत ने अब जैसे 70 गीगावाट से ज्यादा इंडस्ट्रियल सोलर कैपेसिटी हासिल कर ली है, जो 2030 तक 5,000 गीगावाट, और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की है एक तरह से जिसके ऊपर दारोमदार है। और साथ ही साथ एक फेम स्कीम लॉन्च किया है जिसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाकर इनका निर्माण करे। और 2015 में शुरू किया एक प्रोग्राम था इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज हम जानते हैं कि ईवी के ऊपर भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि आप खरीदे ईवी व्हीकल, अलग अलग जगह चार्जिंग पॉइंट है। ग्रीन इकोनॉमी इसलिए भी है, जैसे मैंने कहा, प्रतिस्पर्धा के दौर में विकासशील राष्ट्र आप पे मापदंड लगाते हैं कि नहीं, आप पोल्यूशन कम कीजिए, आप इस पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम कीजिए, एनर्जी पे खर्चा अलग कीजिए, और इसी वजह से हम कोयले की ऊर्जा से नहीं। तो ये सब है। ब्लू इकोनॉमी की जहां तक बात है, सागरमाला प्रोग्राम जो हमारा फोकस है, समुद्री व्यापार की क्षमता की जो हम बात कर रहे हैं, और डीप ओशन मिशन जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपने भाषण में बताया था कि किस तरह से हमने कई नो एरियाज को खोल दिया है। जी, और प्रसाद जी, भारत के पास तो इतनी विशाल समुद्री तटरेखा है, महासागर है, तो हम मत्स्य पालन और समुद्री पर्यटन की संभावनाओं को पूरी तरीके से इसका दोहन कर सकते हैं। और साथ ही जो 7वीं धारा है वो है भारत का सॉफ्ट पावर, यानी योग, हस्तशिल्प, भारतीय संस्कृति, सिनेमा, वीएफएक्स, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट, जिसमें हम पहले से ही काफी आगे बढ़े हुए हैं वैश्विक पैमाने पर, और अब और आगे बढ़ेंगे आने वाले वर्षों में। केवी प्रसाद साहब, आपका आकाशवाणी से जुड़ने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सप्तधारा से विकसित भारत की विकास यात्रा को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।